जाकिर भाई ने बताया कि वो अर्जुन को ही पता है कि वो तीर छोड़ेगा और तीर कहाँ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, वो अर्जुन को ही पता है। एमओ तक जाना और वहां से जवाब आना, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं फोड़ेंगे तो तब जब जान किसी की बचाएंगे, और वो जो खुशी मिलेगी ना वो अलग ही लेवल होगी। बोले कि हम खुद फायर फाइटर हैं, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है कि आग लगी और हम ऐसे शाहरुख खान की तरह गए हो? गए, बहुत गए। तो कुछ ऐसा कुछ बताने लायक सैड इंसिडेंट है कि हम लोग एक सचिन जीआईडीसी में एक फायर एक रेस्क्यू कॉल था, एक छोटी सी बच्ची वाटर टैंक में गिर गई थी, लेकिन जैसे ही हमने बॉडी बाहर निकाली और जो लड़की के माँ बाप थे वो जो पैर पकड़ यानी वहीं के वहीं गिर के जो वो रोने लग गए थे ना, वो एक ऐसा मोमेंट है जो मुझे बहुत बार याद आ जाता है। पर इधर बैठे अगर इधर आग लगती है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड क्या होगा? सबसे पहला रिस्पॉन्ड यही होना चाहिए कि आप वो फायर को कंट्रोल करने के लिए केपेबल है कि नहीं। एक ऐसा शो जहाँ पे ऐसे लोग को लाते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ भारी, कुछ अमेजिंग और कुछ ऐसा किया हो जो अभी तक लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं। ये सीजन 3 का दूसरा एपिसोड है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं और सूरज आप तक बहुत सारा ऐसा कंटेंट लाए, बहुत सारी ऐसी बातें लाए जो हमारे आसपास हो रही है लेकिन आप तक नहीं है। तो भाई भारी शो में आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा किसी ने बुलाया है। फर्स्ट पॉडकास्ट है? यस। ठीक है, तो क्या सोच के आए आज के पॉडकास्ट? क्या होने वाला है, क्या करूंगा, क्यों आए हो पॉडकास्ट में? नॉर्मल बातें करेंगे, जो कर रहे हैं वही बातें करेंगे। ठीक है, कॉमन बातें वैसे लाइक नॉर्मली नहीं करते, कैमरे में आके कर टू एज अ फ्रेंड कैसा, ये हमको पता है, लोगों को पता वो होता है ना कि दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। मैं उसका एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं। अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव जैसा कोई दोस्त नहीं, जस्टिफाई कर। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा है? हमारे लिए दोस्ती की डेफिनेशन कुछ अलग है। दोस्ती सब कुछ ऐसा नहीं, ये भास्कर की सेम छोटे, हमारा परिवार छोटा है, फैमिली हमारी छोटी है, इतने लोग नहीं, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्त मिले, दोस्त बनाए, दोस्त अम्मी ने बनाए वैसे सभी दोस्त। तो दोस्तों के लिए पहले से ऐसा था कि दोस्त है, सब कुछ है, और दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किया भी है बहुत बार। तो कहीं ना कहीं दोस्ती के नाम की जो परिभाषा है वो हमारे लिए कुछ अलग ही है। परिभाषा को समझो, मैं क्या फील कर रहा हूँ वो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने जाकिर भाई की एक लाइन सुनी थी, उसी के ऊपर मैं कुछ बताता हूँ। जैसे जाकिर भाई ने बताया कि वो अर्जुन को ही पता है कि वो तीर छोड़ेगा और तीर कहाँ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, वो अर्जुन को ही पता है कि वो कैसे जाएगा। वो अर्जुन चाहे खुद लिख ले कि वो कैसे जाएगा, लेकिन वो और कोई दूसरा कर नहीं पाएगा। तो वैसे मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मैं ही कर पाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं तो मैं बताता हूँ कुल मिला के जो मेरे को महसूस हो रहा है, जो मेरे को समझ में आती बात कि जब ध्रुव को हम दोस्त ऐसे दोस्त दिखते हैं तो वहां पे कोई भी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं है। यस, वहां पे एक्सक्लेमेशन है। क्योंकि ये फर्क है। हमें मुझे दो ही चीज में पता चलता है, यस और नो, या तो 0 या तो 100%। बीच के जो है वो आंकड़े हमारे समझ में नहीं आते भाई। या तो हाँ है या तो ठीक है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि मतलब मैं तो जानता हूँ अपने ऑडियंस को, जो भी लोग शो देख रहे हैं, आप मतलब थोड़ा ये चीज ब्रेक डाउन कर कि किस तरीके से दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस बना रहा है बहुत सारे, किस तरीके से दोस्त ने उसको सपोर्ट किया है, किस तरीके से दोस्ती ज्यादा नहीं लाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उनको चीजों को ब्रेक डाउन कर हद तक दोस्ती इंपॉर्टेंट है, किस हद तक दोस्ती में कुछ सीखे भी सही, दोस्त के लिए कुछ है भी सही, और दोस्त अभी सब कुछ है हमारे लिए। जैसे कि आप अगर मेरे साथ अभी देखें तो वीकेंड, संदीप, दक्ष, मेरा भाई आकाश, वो भाई से ज्यादा पहले एक दोस्त है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों से घिरी हुई लाइफ है, तुम लोग हो सब, भास्कर, सभी तो दोस्त ही दोस्त चारों तरफ है, और दोस्ती से ही लाइफ चल रही है, ऐसा कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। बीच में कुछ सीखे भी थे, 1-1.5 साल पहले कुछ ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पे कुछ सीखे, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं कि कहीं आंसू भी आ गए थे आंखों में से, लेकिन सीखे। मेरा खुद का ऐसा मानना है, या तो तुम सीख रहे हो या तो तुम कर रहे हो। आइदर यू आर लर्निंग, आइदर यू आर वर्किंग। तो जब काम नहीं कर रहे होते तब सीख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सीख लिए।
दोस्तों ने सिखाया, दोस्तों के लिए ही सीख रहे हैं। ये जो दोस्तों के साथ मिलके करना चाहते हैं उसकी मैं बात करूँ कुछ। नहीं, मैं बैठ जो रोक रहा हूँ, जहाँ आंसू आए ना, वो बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब बुक का नाम नहीं चाहिए, वो स्टोरी नहीं चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या हद तक लिमिटेशन रखनी है, कि हद तक दोस्ती रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। दोस्ती के लिए समझो कि मैं घर वालों से लड़ दिया करता था पहले कि जब मैं नहीं रहूंगा तब वो रहेगा, ऐसा कि मैंने घर वालों को बोला हुआ है कई कई बार कि घर वालों ने जब बोला हो कि ये तू इतना ज्यादा कर रहा है या इतना कुछ कर रहा है, तो मैं घर वालों से बहुत बार लड़ चुका हूँ कि जब मैं नहीं रहूंगा तब ये रहेगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे दोस्त पे कि जस्टिस मिला। हाँ मिल रहा है, और कोई एक बंदा आके कुछ करके जाएगा उसकी वजह से मैं तो बदलूंगा नहीं, या मेरी परिभाषा दोस्ती बदली नहीं जाएगी ऐसा। हाँ यस। नहीं तो ध्यान क्या रखना चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए। ध्यान कुछ नहीं रखना चाहिए, जो फ्लो में चल रहे हैं वो चलते रहना चाहिए। ऐसे आएंगे आएंगे सिखाते जाएंगे, बस चलते जाएंगे ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो और कुछ कंटिन्यू करो। और कुछ आगे दोस्तों के साथ मिलके क्या करना है, तो कहीं ना कहीं समझिए कि हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं। मेरा मेरा मानना ऐसा कुछ भी है कि एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं। हम क्या थे, हमारा बैकग्राउंड क्या है। हम लोग पिछले 200-500 सालों, पिछले 200 सालों से टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन हम लोग उसके पिछले का भी भूल गए कि हम लोग क्या थे। हम ही थे। वी आर द मोस्ट डेवलप्ड डीएनए। मैं शायद इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जीरो। बताओ, अभी बताओ। बुक का टाइटल है कुछ जीरो, कि वी आर द फाउंडर ऑफ जीरो। हमने एज ए इंडियन हमने जीरो फाउंड करके दिया और तभी दुनिया आगे बढ़ पाई। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि वी आर द मोस्ट डेवलप्ड डीएनए। ये बाद में मैंने कहीं पढ़ा, सुना, देखा, और मैंने प्रूफ देखे इसके कि यस, ये जो मैं समझ रहा था ये बात कहीं ना कहीं सही है। सो वी आर द मोस्ट डेवलप्ड डीएनए इन द यूनिवर्स। जो फिलहाल करंट अवेलेबल दुनिया है उसके वी आर द मोस्ट डेवलप्ड डीएनए। 80,000 ईयर पुराना हमारा डीएनए है। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो इससे कंपटीशन कर रहे हैं जो 200, 500, 1000, 2000 सालों की लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसकी कंपैरिजन में है ही नहीं। आप समझ रहे हो, वो भी है। कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल गए। तो इसी को लेके अगर बात करें कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं आगे, इसी के ऊपर लगे हुए, कंपटीशन को भूल के हम लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे सबसे आगे जा सकते हैं। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल मतलब वही अपन समझ रहे हैं। यस, अभी जो तूने बताया कि अभी अपन ने बात की कि अपन क्या है, कैसे है, मेरे हिसाब से जो अपना नेचर है, जो अपने है, वो बिजनेस में दिखता है डायरेक्टली, मतलब प्रोपोर्शनेट है। जैसी बात अपन लाइफ में देखते हैं वैसी बात ही बिजनेस में देखते हैं। मतलब कोई मैंने ऐसा आदमी देखा कि बिजनेस में अलग आदमी है, लाइफ में अलग आदमी, ऐसा आदमी नहीं है। तो अब बिजनेस जो बिजनेस पे है, सबसे पहले तो थैंक यू। सबसे पहले बहुत अच्छी चीज है जो तू बिजनेस में है, वो बहुत प्रिविलेज बिजनेस है कि इतने लोगों बिजनेस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से तुम हो उस तरीके से लोग नहीं देख रहे उसको, कि आज फायर एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जो लोग खाली कोटेशन में रह जाते हैं, मेरे को जो पूरी पता है कि कोटेशन तक बात रह जाती है कि 500 रुपए इसका, 499 इसका, तो 499 को देख के क्लोज करो। तो लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है इन जनरल। तो इसको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट तो वी आर इन बिजनेस ऑफ फायर प्रोटेक्शन एंड लाइफ सेफ्टी। मैं खुद फायर ऑफिसर हूँ, मैं डिप्लोमा इन फायर बाय जेटीयू, मैंने फायर ऑफिसर की पढ़ाई की। तो सबको दुनिया को बताना कि सचिन में कनेक्शन चाहिए तो मैं जाके छापा मार। सचिन जीआईडीसी में मैं एज अ फायर ऑफिसर था 12 साल पहले। उसके बाद मैंने एलएनटी जैसी कॉर्पोरेट में थोड़ी बहुत जॉब की एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, और 2016 में मैं फायर सेफ्टी बिजनेस में आया। आज की डेट में फायर सेफ्टी बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है सर, कि सबसे पहले तो एज अ कॉमन मैन मैं अगर बताऊं तो हम लोग इंडिया में लाइफ की वैल्यू करना भूल गए। हमने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि 140 करोड़ लोग हैं और 2-5 लोग मर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कॉमन मैन की थिंकिंग है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। आप समझ रहे हो, जितना मैं हूं उतना ही वो है। आप समझ रहे हो, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं इंपॉर्टेंट हूँ। वो हर एक लाइफ के लिए मैटर करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं रिलेट भी करना चाहूंगा कि
पीएमओ हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो अभी बोल रहे हैं कि परिवारजनों, उससे आप समझ पाओगे कि हर एक फैमिली मेंबर की तरह ही हमारे देश के लोग हैं। तो उसकी लाइफ की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंस है या जितनी आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि हम लोग लाइफ की वैल्यू करना स्टार्ट करें। दूसरी चीज की फायर सेफ्टी बिजनेस को इंडिया में पिछले 77 सालों में कोई डेवलपमेंट की नजर से कभी देखा ही नहीं गया। ये एक साइड बाय चल रहा है बस। और मैं डेटा की बात करूं, कुछ फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाईएस्ट अथॉरिटी डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड, जो होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर में आने वाली हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसकी सबसे पहली लाइन है दैट फायर सर्विस आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। कैन यू बिलीव? गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी ये कह रही है। अगर डेटा की बात करें तो ऐसा, एक बार मैं बीच में रोकता हूँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यही बोल रहा हूँ ना कि ये सब्जेक्ट को कभी वो नजर से देखा ही नहीं है। टैक्स तो पैसा नहीं है, होने की जरूरत है। इतना पैसा नहीं है, नहीं, पैसा है, पैसा है, तो फिर क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की नजर से देखा ही नहीं गया ये सब्जेक्ट को कभी। आप समझिए कि प्रोफेशनल लोगों की कमी ये फील्ड में इतनी ज्यादा है, टॉप अथॉरिटीज पे फायर प्रोफेशनल नाम बैठ के और कोई बैठा हुआ है। आप समझ रहे हो? हम लोग इंडिया में ये तक डिसाइड नहीं कर पा रहे अब तक कि इंडियन फायर सर्विसेज किसके अंडर में आएगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी वो अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आएगी या स्टेट के अंडर में डायरेक्ट आएगी। यानी कि वो अब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और प्रॉब्लम्स है इंडियन फायर सर्विसेज में कि कहीं ना कहीं उसको हमें देखने की जरूरत है डीप में। मैं अगर बात करूं डेटा की, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से इंडियन फायर सर्विस सेक्टर इज लैकिंग विद 97.5% ऑफ शॉर्टेज इन इंडिया। यानी 97.5% शॉर्टेज है। तो आप समझ पाओगे कि 2.5% से इंडियन फायर सर्विसेज ऑपरेट हो रही है। इसके सामने मेरा ये बोलना है कि इनफैक्ट बोल रहा हूं कि मैं कभी कभी बोलता भी हूँ ये चीज कि अगर इंडियन फायर सर्विसेज 2.5% से चल रही है ना, तो स्कूल और कॉलेज में पासिंग परसेंटेज भी 2.5 होने चाहिए। क्योंकि अगर 2.5% से फायर सर्विसेज सर्वाइव कर सकती है तो वो बच्चा भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा अपनी लाइफ में। आप समझ रहे हो? इतना बड़ा प्रॉब्लम है 2.5%, यानी क्या बात। पिछले 77 सालों में 2.5% इंडियन फायर सर्विसेज जो ऑपरेट हो रही है, तो क्या ही मतलब है। सही बात। तो उसको कैसे रिवॉल्यूनाइज कर पाए इंडिया। जब आज की डेट में देखिए कि हम लोग आईटी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज में बूस्ट पे है, तो इंडियन फायर सर्विसेज को भी विजन 47 के साथ अटैच करके कैसे वर्ल्ड बेस्ट बना पाए, उसी के ऊपर कहीं ना कहीं लगे हुए कि कैसे प्रोडक्ट्स हम लोग लाए, कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जैसे इंडियन फायर सर्विसेज को रिवॉल्यूनाइज किया जा सके। ठीक है। इसमें मेरे क्वेश्चन ये है कि क्या मोटिवेट क्या है सर्विस। मतलब आज मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे भी है जो इस बिजनेस में थे, एंड दे आर वर्किंग एज अ फायर फाइटर और फायर सर्विस एजेंसी, बिजनेस कर रहे हैं। और जब मैं तुझसे मिला, जब उनको मेरा बात हुई थी, तो वो मेरे सामने ठीक होता है कि यार मैं फायर फाइटिंग या फायर बिजनेस में नहीं, आई एम इन द बिजनेस ऑफ लाइफ सेविंग, राइट। तो कोई मतलब क्या चीज तुझे मोटिवेट की, तो जैसे जो तेरे आज नॉलेज है, जो तेरी आज बातें हैं कि यार बहुत अच्छे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता था, बोला कि वो एक उसमें काम कर चुका है, फायर ऑफिसर काम कर चुका है, वो सब करके तो शायद एक गवर्नमेंट लेवल पे जा सकता था। तो गाइड के तो लोगों को गाइड करना चाहिए, ऐसा करके है मजा नहीं आया। पर तुमने शिवाय फायर सेफ्टी चालू किया और एक उसको नया मोड़ दिया, क्या बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी कर रही होगी, उन्हें प्राइवेट दिया कि भाई नहीं, लोग सिर्फ आग से नहीं बचेंगे, लोग लाइफ सेफ्टी पे तुमने पोजीशन क्या कर, उसके बारे में क्या ठीक है, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ तेरी लाइफ में जब तुमने इस चीज पे फोकस किया? इंसिडेंट की बात करें तो सीखना तो डेली मिल रहा है, समझ रहे हो। जाने रोज जा रही है, आप सीखते रोज जा रहे हो। तक्षशिला हुआ, यानी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिससे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, और मैं पर्सनली इंस्पायर हुआ भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इंस्पायर होने के लिए हमारे सराउंडिंग बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली किससे इंस्पायर हुए वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी शायद पता नहीं होगा कि मैं क्या सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। लेकिन मेरा पहले से फोकस है कि कहीं ना कहीं ये हर एक जो जान जा रही है ना, वो गलत है। आप देखिए कि मैं आपको रेफरेंस दूं कि हम लोग खाली और खाली फायर सर्विसेज की बात नहीं करना चाहते भाई। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रोड इंसिडेंट्स की।
खाली फायर, एज अ फायर प्रोफेशनल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली और खाली फायर के अंदर जाने वाली जानों की नहीं है। सही बात वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डेथ। है। तभी मैं अपने आप को भारतीय बोल पाऊंगा कि मैं जब अपने पूरे परिवारों का ख्याल रख पाऊंगा। आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं रोड इंसिडेंट्स की बात करें, रोड इंसिडेंट्स में 1.5 लाख जाने जा रही है। नितिन गडकरी जी 1.5 लाख इन ईयर। नितिन गडकरी जी बहुत बार पब्लिकली बोल चुके हैं एंड कुछ पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला है कि वो रोड इंसिडेंट्स में जाने वाली डेथ्स को कम करना चाहते हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। क्लियरली हम लोग उसी के ऊपर फोकस होके, हमारे पास क्लियरली प्रोजेक्ट्स है जो रोड इंसिडेंट्स, हर एक फायर, अननेचुरल डेथ को हम लोग कैसे रिड्यूस कर पाए, उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। वो चाहे हार्ट अटैक से आने वाली डेथ हो, चाहे रोड इंसिडेंट हो, चाहे फायर हो, चाहे कोई डिजास्टर हो, तो उसी में कैसे हम लोग मैक्सिमम जानों को बचा पाए, क्योंकि है तो सब अपने ही। वो मैटर नहीं करता कि कौन है। जैसे मैंने बोला कि वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो वो भी मेरे लिए इतना ही मैटर करता है जितना मेरा फैमिली मैटर करता है, मेरे दोस्त मैटर करते हैं। ये तो इसमें जो बोला आपने रोड सेफ्टी में क्या होना चाहिए जो नहीं है, जिससे बचे। सबसे पहले तो मैं अपना ही बात करूं कि मैं उसमें से कैसे जान बचाने की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग सर्विसेज को पावरफुल बनाने से इन अ डायरेक्ट मैनर फायर सर्विसेज को कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग सर्विसेज के साथ। फायर सर्विसेज इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग सर्विसेज ही है। यस, कहीं ना कहीं फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग सर्विसेज इंडिया में बहुत ही लो है। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज ऑफ फायर फाइटिंग मैन पावर इज लाइक अबाउट 96.25%। फायर स्टेशंस की कमी इंडिया में 97.52% समथिंग है। उसका रीजन क्या है? लाइक आज इतने कम स्टेशंस हैं, इतने कम आज लोग हैं। फायर सर्विस, मैं पहले ही बोला कि फायर सर्विसेज में आई थिंक अभी तक वो डेवलपमेंट की नजर से देखा ही नहीं गया। हम लोगों ने जान जा रही है तो हम लोगों ने यही बोला कि गई तो गई, बहुत लोग हैं हमारे। ये कॉमन मैन की थिंकिंग थी। मैं भी खुद पहले ऐसा कभी सोचा हुआ हो, जब न्यूज़पेपर देखा और कुछ डेथ हुई है तो हमने भी पहले सोचा हुआ है कि ये बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। भाई ये गलत है, ये थिंकिंग ही गलत है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें पिछले 200-500 सालों से माइंड वॉश किया गया है। समझ लो, मैं क्लियरली मैं इसका फैक्ट पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि हमारा माइंड वॉश हुआ है, हमें भुलाया गया है कि हम लोग कौन थे। मैंने जैसे बताया कि वी आर द मोस्ट डेवलप्ड डीएनए। हमारे पूर्वज जो थे वो ही मोस्ट सिविलाइज्ड लोग थे। और अभी के सिविलाइज्ड पीपल आके हमें समझा रहे हैं तुम कैसे जियोगे भाई। तो ये कहीं ना कहीं चुभ रहा है हमें। ठीक है, तो इस पे मेरे को एक चीज बता कि तूने जो चीजें बताई हमें, तब मजा आ रही है। मेरे को तो मजा आ रही है कि ये समझ में आ रहा है कि जो भी धंधे में आप हो, वो आपका जैसे धंधा ही धर्म है, धर्म ही धंधा है, धर्म ही धंधा है, सब धंधा है। तो कुल मिला के जो आदमी इतना ज्यादा धंधे में इन्वॉल्व है उसको रिजल्ट्स एट द एंड मिलते ही मिल रहे हैं। इस पे मेरा क्वेश्चन ये है कि तूने बताया कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए, तो ऐसा कुछ फेमस पर्सनली हुआ हो या ऐसा कुछ प्राउड मोमेंट जहां पर तूने किसी की ऐसी लाइफ बचाई जो तेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, उसको तो यार ये अपने जाए ना बस। मैं इंसिडेंट की बात करूं, मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूं। धर्मानंदन डायमंड में मुझे जॉब मिली। वो जॉब का रीजन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक स्टोरी है। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन जॉब कर रहा था इन बिजनेस ऑफ फायर ऑपरेशन। मैंने जो भी किया है अब तक वो खाली एक ही सेक्टर पे किया है, फायर सर्विसेज पे। तो मैं फायर का सेल्स पर्सन था और मैं ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में एक ब्रिज पे एक एक्सीडेंट हुआ था। परेश कोलरा करके एक भाई थे जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ था और मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। मैं खुद 108 में बैठ के गया, उनको मैंने हॉस्पिटलाइज किया, उनकी फैमिली से मिला। बहुत ही भयंकर इंसिडेंट था। उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे, जैसा मुझे 108 में ही जो डॉक्टर ने बताया, और अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाए। मैं उनकी सारी क्रिया में भी गया था, उनके फैमिली ने मुझे इनवाइट किया था उसके बाद। लेकिन वो भाई जो थे वो धर्मानंदन डायमंड में
मैनेजर थे। मैं जो मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था वो मैं कहीं घूमते घूमते मैं भी धर्मानंदन तक पहुंचा मार्केटिंग करते करते। तब मुझे पता चला कि जो भाई को मैं लेके गया था वो धर्मानंदन में थे, और कहीं ना कहीं ये देख के उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया कि आप फायर प्रोफेशनल हो, हमें फायर प्रोफेशनल की नीड है, और आपने ऑलरेडी हमारी इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसा कुछ किया है, ऐसी स्टोरी हमें बताई गई वाया एचआर। धर्मानंदन के ओनर ने मुझसे ये डायरेक्ट बात की और डायरेक्ट मुझे रिक्रूट किया। सो मैं उसके बाद 2.5 साल धर्मानंदन डायमंड में एज अ फायर एंड सेफ्टी हेड था। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोगों का सामने आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझको ऐसा फील होता है कि लोग तो ठीक आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, उनकी नजरिया है, लेकिन अगर हम करते हैं तो वो दिन बहुत अच्छा है। यस डेफिनेटली। मैं बहुत बार मैं रोड में कोई गाय का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको भी मैं गौशाला छोड़ के आया हूँ। मैं बहुत बार ऐसे रोड एक्सीडेंट हुए एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ इस बात पे। अभी कुछ 50 दिन पहले की बात है, एक गाय जिसको 3 बार ठोकर लगी शायद, उसके तीनों पाँव टूटे हुए इंजर्ड, साइड में रोड के जो सर्विस लेने वहां पे वो थे। लोग जा रहे कोई नहीं देख रहा, एकदम तड़पती हुई दिख रही हो, तड़प रही है। हम जब गए मालूम पड़ा कि 48 घंटे से वो गाय वहीं है। एंड सैड पार्ट इज कि बहुत सारे कॉप्स गए, पुलिस वाले गए, लोग गए, गऊ में गए, मतलब जो भरवाड़ होता है वो गए। उनको पूछा तो बोले हाँ इधर ही है कब से, वो क्या कुछ। तो हम लोग कोशिश किए, बहुत कोशिश किए, एक्टर भगवान ने हेल्प की। एक टेम्पो वाला उधर ही गांव का टेम्पो वाला राजी हुआ। अब देखो बात देखो, गांव वाले भी उधर से जा रहे हैं, गांव वालों की टेम्पो वाला नहीं सुन रहा, लेकिन बाहर वालों की सुन रहा है। उठे वाला उठे भैया मैं लेके जाऊंगा वो गाय को। अपन कोशिश अभी है कि नहीं, मैं गया नहीं तो हॉस्पिटल लेके, हॉस्पिटल तक गई वो गाय हुआ, लेकिन लोगों में वो शायद भाव ही नहीं है। लोग इतना बिजी है अपनी अपनी लाइफ में कि वो कुछ ऐसा काम करना ही नहीं चाह रहे। अब जो हाईवे से जा रहा है अगर 5 मिनट रुक के देख लेता तो उसका क्या बिगड़ेगा। नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन हम क्यों ना बने। मोटिवेशन में एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन तो चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें कुछ पिछले 200-500 सालों से कुछ पढ़ाया नहीं गया, या जो पढ़ाया गया है वो कुछ था जो जरूरत नहीं थी। यस, बीइंग योर ओन वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं हमें स्टार्ट करना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्यों ना करें एज ए इंडियन। मेरे को चाचा ने कि आपका कुछ पीएमओ के साथ कुछ बातचीत हुआ था। अच्छा, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो इंडियन फायर सर्विस सेक्टर में जो शॉर्टेज ऑफ फायर फाइटिंग मैन पावर है उसको कैसे खत्म किया जा सके, और कैसे इंडिया को वर्ल्ड बेस्ट फायर सर्विसेज बनाया जा सके। उसी के ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट है, एनजीओ बेस्ड, फाउंडेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है। उसी के ऊपर हमारा पीएमओ से अभी करंट फिलहाल हमने ऑलरेडी कुछ लेटर्स भेजे, वहां पे कुछ रिप्लाई आया है। यस, वो बड़ी बात। तो हम लोग मिलने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी सीएम ऑफिस में एक प्रोजेक्ट, यही सेम प्रोजेक्ट वीएफएफ प्रेजेंट कर चुके हैं। वीएफएफ क्या पहले वो उसको वीएफएफ प्रोजेक्ट है वॉलंटियर फायर फाइटर्स इंडिया। कहीं ना कहीं वीएफएफ इंडिया इंडियन फायर सर्विसेज को मैन पावर की जो गैप है ना उसको खत्म करना चाहता है। मैं आपको सिंगल लाइन में प्रोजेक्ट बताऊं तो इंडियन मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज का अल्टरनेट बना 108, जो कि जीवीके फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है 108। अच्छा ऐसा है। यस, एनजीओ 108 कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, वो जीवीके फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। उसको लिया गया, जो बेहतर प्रोजेक्ट था उसको गवर्नमेंट ने लिया, और अभी चला तो जीवीके फाउंडेशन ही रहा है, लेकिन विद गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो इंडियन मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज जो पहले खस्ता हालत में थी उसका एक बेहतर अल्टरनेट बन गया है 108। राइट, इन इनडायरेक्ट मैनर इंडियन फायर सर्विसेज जो बहुत सारी शॉर्टेजेस के साथ चल रही है उसका कहीं ना कहीं अल्टरनेट और बेहतर अल्टरनेट बनना चाहता है वीएफएफ इंडिया प्रोजेक्ट। तो कैसे इंडियन फायर सर्विसेज को जो बहुत सारी कमी है उसको वर्ल्ड्स बेस्ट फायर सर्विसेज बना पाए। मैन पावर फोकस है हम लोग, कैसे मैन पावर को सबसे ज्यादा लिया जा सके। जैसे बताऊं मैं कि हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो हमारा गोल ये नहीं था कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। हमारा पहले से जब कंपनी डे 1 से हमने बात की तब हमारा गोल ये नहीं था कि हम लोग कितनी बड़ी रेवेन्यू वाली कंपनी बनाएंगे। हमारा गोल ये था कि हम लोग सबसे ज्यादा मैन पावर वाली कंपनी बनाएंगे, कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन पावर हमें क्रिएट करना है, और वो हम कर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वाया वीएफएफ प्रोजेक्ट, वाया सीवाई फायर एंड लाइफ सेफ्टी
हम लोग कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में लगे हुए हैं और फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। समझिए कि ये इंडस्ट्री और ये सेक्टर को अब तक ये एंगल से, ये नजरिए से देखा ही नहीं गया। मैं अगर कुछ डेटा की बात करूं तो इंडियन फायर सर्विस, सॉरी, ग्लोबल फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री इज रनिंग लाइक $90 बिलियन एंड अगले 7 सालों में वो ग्रो होके $200 बिलियन तक जा रही है। और इंडिया का टोटल पार्टिसिपेशन उसमें कितना है? तो लेस देन 1%। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऐसे फैक्ट्स है ना कि इससे हमें पता चलता है कि ये फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में कितना बड़ा स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं हम लोग, आप समझिए कि फॉर्च्यून 500 की मैं बात करूं, जो हमारी कंपनी का मिशन है कि वी आर गोइंग टू बी अ फॉर्च्यून 500 विद बिजनेस कैटेगरी ऑफ फायर प्रोटेक्शन एंड लाइफ सेफ्टी। आप देखिए कि आज की डेट में जितने भी फॉर्च्यून 500 है ना, वो अलग अलग सारे अलग अलग सेक्टर्स में से है, लेकिन फायर सेफ्टी का कैटेगरी का, फायर सेफ्टी और लाइफ सेफ्टी कैटेगरी से कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो वहां तक गई होगी। सो वो हम बनना चाहते हैं और ये सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी अमाउंट मैंने आपको जो बताई वो अमाउंट ऑलरेडी है, जो ईयरली यूज हो रहा है। ये अमाउंट यानी जो $90 बिलियन की एक बड़ी अमाउंट है, वो पर ईयर खर्च हो रही है फायर सर्विसेज में। लेकिन इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना है? लेस देन 1%। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे फैक्ट्स है जिसपे हम लोग फोकस्ड होके कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसे मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं कि जिससे इंडियन फायर सर्विस सेक्टर को भी आगे बढ़ाया जा सके और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमें एक स्टैंड मिले। सबसे बेस्ट फायर सेफ्टी कौन सी कंट्री है? सबसे बेस्ट फायर सर्विसेज करंटली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन फायर सर्विसेज आर बेस्ट। क्यों ऐसा बोला जाता है? वहां पे एक तो समझिए, हमने कहीं ना कहीं हम लोग फायर फाइटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये भी फैक्ट है। एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो लोग हमारे लिए, वही लोग एक ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं इन अ डेली बेसिस। अगर आप दूसरी कोई जॉब्स की बात करेंगे, नहीं, लाइफ एट रिस्क तो दूसरी जॉब्स में भी है, लेकिन वो डेली नहीं है। इसको तो पता है कि मुझे फायर में जाना है या मुझे कुछ ऐसे सिचुएशन हैंडल करने हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इसी की वजह से एज अ फायर फाइटर आपका दिमाग नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग डेवलप होता है। ऐसा कुछ मैंने डिस्कवरी में एक शो देखा था कि फायर फाइटर का दिमाग जो है वो नॉर्मल लोगों से कुछ अलग चलता है। इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर, ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज आपके अंदर डेवलप होती है। लेकिन यस, इनडायरेक्टली वो सोल्जर बोला जा सकता है। इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं फायर फाइटर्स की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट फायर फाइटर्स को नहीं मिल रही है। एटलीस्ट जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी नहीं मिल रही है। मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूं जो बहुत ही ब्लंट फैक्ट होगा, जो शायद पब्लिक सुन के शॉक में आ जाएगी। कहीं कहीं फायर फाइटर्स की सैलरी लेस देन 10,000 फायर फाइटर की सैलरी, जो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है विदाउट एनी इंश्योरेंस, कुछ बैकअप नहीं। मैं अगर फैक्ट की और फैक्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट के छोटे से छोटे मैन पावर या छोटे से जो छोटी जॉब टाइटल के लिए वेलफेयर फंड का अवेलेबिलिटी होगा। हर एक जगह पे वेलफेयर फंड नाम की स्कीम्स रहती है, लेकिन आज की डेट में गुजरात में फायर सर्विसेज में वेलफेयर फंड नाम की कोई फंड अमाउंट है ही नहीं। अगर कोई फायर फाइटर की डेथ होती है तो फायर डिपार्टमेंट के लोग खुद मिलके कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं और वो फायर फाइटर की फैमिली को देते हैं। ये कहां तक सही है? तो कहीं ना कहीं हमने क्लियरली, मैं पहले से एक ही चीज रिपीट करते आ रहा हूं कि हमने ये सेक्टर को मिस आउट किया है। हम लोग ये सेक्टर को साइड में रख के चले, वो फैक्ट है। तो फैक्ट को पहले तो एक्सेप्ट कर लो, फैक्ट पे क्वेश्चन रिपीट मत किया करो। आप समझ रहे हो? पब्लिक दिमाग में क्या है कि ये अरे तुम फैक्ट एक्सेप्ट कर लो कि ये है और वो हमने ही गलत किया है, उस पर काम करना है। वो काम कैसे होगा इसकी बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है इंडिया में, जो इंडियन फायर सर्विसेज सेक्टर अभी फेस कर रहा है। बेहतर, बाकी आपने जैसे बताया कि बेहतर फायर सर्विसेज मुंबई की, इंडिया में मुंबई की फायर सर्विसेज बहुत बेहतर है, अहमदाबाद फायर सर्विसेज, हर एक फायर सर्विसेज करंटली इंडियन फायर सर्विसेज में काम करने वाला हर एक फायर फाइटर वो अपने आप में एक हीरो है, समझ रहे हो? लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजें पब्लिक की तरफ से आएगी।
या कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आएगी, उसका क्या करें। कभी किसी ने इस चीज का इनिशिएटिव नहीं लिया और लीडर नहीं लिया, लाइक आज बहुत सारे काफी टाइम से ये लैक दिख रहा है, ये लैक तो है। अभी क्यों नहीं लिया उसका कोई उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अनप्रोफेशनल्स की कमी, और जैसे मैंने बोला था कि फायर प्रोफेशनल जितने भी बने उनको क्या हुआ कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। यही मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूंगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे दिमाग में एक जॉब वाला जो सीन है ना वो बिठाया गया है कि आप किसके लिए बने हो, जॉब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि फायर प्रोफेशनल्स जितने भी बने, प्रोफेशनल के रिसोर्सेज नहीं है, उस बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनल फायर फाइटर के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो खुद केपेबल है कि वो आपको बचाने के लायक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिस्पेक्ट पूरी कमी मिल रही है। अब मेरे को जो भी अपना अभी तक बातें की, मेरे को एक चीज सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही है बार बार, मेरे को पूछना ही है कि जब तूने वो बताया था कि भाई ऐसी ऐसी बात चल रही पीएमओ से, तो एक बार तो मैंने मेरी फर्स्ट टाइम में माना ही नहीं। मैं चाचा को बोल दिया, चाचा ये बात हो रही है, क्या हुई है, ये भी बहुत ऐसे कैजुअल बोला, लेकिन पीएमओ तक जाना और वहां से जवाब आना ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब अपने आप में मेरे को लगता नहीं है कि हजारों लाखों लोग उधर तक पहुंचते हुए लेकिन किसी को जवाब आता हो, क्योंकि तो टाइम नहीं है और वो गलत नहीं है। तो वो जब चीज आई तो उसे क्या फील हुआ कि अपन फोड़ दिया कुछ या क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, फोड़ेंगे तो तब जब जान किसी की बचाएंगे, और वो जो खुशी मिलेगी ना वो अलग ही लेवल होगी। लेकिन उस बस तब तक लगे रहना है जब तक मैक्सिमम लोगों को ना बचा पाए, तब तक लगे रहना है। हाँ, खुशी तो मिलती है, अचीवमेंट से खुशी मिलती है, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा, मतलब वहां से जवाब आना। मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है, एक लाइन मैंने इसके ऊपर लिखी है, आपने जो ये अभी टॉपिक चला ना इसके ऊपर, यानी कि एक ऐसी लाइन मैंने लिखी है पहले कि अपने गोल को मत भूलो अपने फर्स्ट बेबी स्टेप के सक्सेस के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड रहता है, और खुशी तो मिलती ही मिलती है हर एक अचीवमेंट के बाद। नहीं, ये खुशी की बात है, ये बोला नहीं छोड़ दिया आज तो वैसा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर बैठा हुआ मैं ऐसा दिन में 2-3 बार फील कर लेता हूँ कि कुछ तो हो, क्योंकि ऐसे थॉट्स कुछ ना कुछ चलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ सेफ्टी के लिए यही है। मैं आपको बताऊं तो मैं पिछले बहुत टाइम से इस पे ही लगा हुआ हूँ कि कैसे ये सारे सब्जेक्ट पे काम किया जा सके। मैं अभी फिलहाल एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हम लोग लगे थे और एक प्रोडक्ट डेवलप की। वो प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं हर इंडियन हाउस होल्ड को क्लियरली लाइफ सेफ्टी अफेक्ट कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें तो आती है कि हाँ कुछ किया सही, अच्छा लगा ऐसा, लेकिन वो पीछे दिमाग में ये भी चलता रहता है कि नहीं भूल तो क्या ही है, तो उसके पीछे तो लगे ही लगे हैं हम लोग। तो एक बात है कि मैं अहमदाबाद से सूरत आया, 0 गाने, कोई कॉल नहीं, तो सोचो तो सूरत आ गया। वो चीज मैंने अभी रिसेंटली महसूस कि जब आदमी बहुत ज्यादा काम को लेके पागल हो जाता है, पागल सही वर्ड है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन होता है कि आदमी इतना उसके अंदर घुस जाता है अपने काम में कि वो दिन रात थकते हुए, खाते हुए, पीते हुए, किसी से बात करते हुए वो तो रह ही नहीं, वही बैकअप माइंड होता है। ऐसा बहुत बार होता है, एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे इसके सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने की। यस, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ सोचा था और किसी से बातचीत भी की थी कि आज की दुनिया का प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वो नॉलेज लिए जा रहे हैं लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आप ये देख रहे हो, आप वो देख रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन किसी भी एक चीज को आप प्रोसेस नहीं कर रहे हो। प्रोसेस मतलब इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसी के ऊपर सोचना। आप समझ रहे हो, मैं कंटिन्यू रील्स देखे जा रहा हूँ या मैं कंटिन्यू पॉडकास्ट देखे जा रहा हूँ, लेकिन वो पॉडकास्ट में जो मुझे अच्छी बात लगी उसको मैं प्रोसेस तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस ना करने की वजह से वो इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं रहा आपकी लाइफ में। आज क्या हो रहा है पता है, लोग आज चीजें समझने से ज्यादा चीजों से फैसिनेट हो रहे हैं। अब वही तो कहीं ना कहीं उसी के लिए तो वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। वो बात चाहे भले करोड़ रुपए की हो, लेकिन आपकी लाइफ को आपको सुन के अच्छा लगा, लेकिन आपकी लाइफ में उसने कुछ फायदा नहीं दिलाया। क्यों? क्योंकि आप खाली उससे इंप्रेस हुए, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है जो हुआ जा रहा है।
कहीं ना कहीं हम लोग उससे अलग, मैंने जैसे बताया कि हम लोग इसके अंदर डीप गए हुए हैं। फायर सर्विसेज सोचते सोचते बस कभी अभी अभी ऐसी सोच है कि बस वही चल रहा है दिमाग में, तब जब दिमाग ब्लैंक है तो वो चल रहा है। चल तेरे डीप जाने से मुझे बहुत याद आ गई कि ये इतना डीप जाता है सोने रिसेंटली इसके जो इंसिडेंट जाते हैं कि अभी ये कहीं तो गया था, वहां कुछ फायर सेफ्टी का कुछ मतलब प्रॉपर नहीं था वहाँ पे, तो इसने वीडियो लेके वो चीज आगे पब्लिश कर दी। ये ठीक था, वो पब्लिश हो गया, चलो इट वाज अ पॉजिटिव विन फॉर अस, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली एयरपोर्ट, वो बताया, वो खुद बताया, उसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट गया। दिल्ली एयरपोर्ट भी मतलब वो छोटी जगह थी, ये दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में वीडियो लेके और कर दिया। तो जब तो ये सब चीजें करता है ना मार्केट में, अब जब तू ऐसे वायरल होता है तो उस तरह न्यूज़पेपर पे आया था, आपने बहुत सारा किया की तरह बहुत आया था। तो पहले तो वो इंसिडेंट बता, वो इंसिडेंट क्या था, उसके बाद की उनसे तेरे बिजनेस में तेरे लाइफ में इफेक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। आई गेस हो सकता है कि लोग तेरे को बहुत सारे फोन कर रहा है, रुपए रूम करो तो लेना है, एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो दोनों फैक्टर्स बता, और पहले इंसिडेंट अपने को जान लेंगे इंसिडेंट एक्चुअली क्या था। कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप एक ही चीज के ऊपर लगे हुए हो ना, तो आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं वो चीज या उससे रिलेटेड चीजें दिखने लगती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एयरपोर्ट की बात करूँ तो दिल्ली एयरपोर्ट में जब मैं गया तो उसकी फायर सेफ्टी सिस्टम में लॉक लगा हुआ था, यानी कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो डोर था, वो बॉक्स था, उसको ताला मारा हुआ था। तो मैंने उसका ट्वीट बनाया। फिर सीएम ऑफिस की बात करूं, मैं अभी कुछ दिनों पहले सीएम ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लेके गया था, तो वहां की फायर अलार्म सिस्टम जो थी वो बंद थी। तो ऐसे फैक्ट्स बहुत है, और इंडिया में ये चीज प्रूवन है। आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है कि अभी फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री क्लियरली प्रोडक्ट फोकस्ड हो गई है पूरे इंडिया में। आप कहीं पे भी देखें तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लाखों करोड़ों रुपए का लगा हुआ है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा कहीं पे भी नहीं। सही बात। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना वो निकाल चुके हैं। ऑक्यूपायर ने प्रोडक्ट लिया, सप्लायर ने प्रोडक्ट दिया, दोनों ले दे के निकल लिया अपने रास्ते। पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट था ना वो निकल गया कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इसको वर्किंग कंडीशन में होना, ये था पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं वो निकल चुका है इंडियन फायर सेफ्टी इंडस्ट्री और इंडियन फायर सेफ्टी मार्केट में। आप कहीं पे भी देखो, मैं अहमदाबाद के सबसे बड़े मॉल की बात करूं, गुजरात में अभी जो सबसे बड़ा पैलेडियम मॉल बना, उसका मेरे पास वीडियो है। मैं जितने भी बोल रहा हूँ ना, एग्जांपल जितने भी दे रहा हूँ, वो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है कि फ्यूचर में कोई आए और मुझे पूछे कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, तो मेरे पास फैक्ट है। मैं पैलेडियम मॉल की बात करूं तो मैं वहां पे एक बार कपड़े लेने गया था तो फायर सिस्टम बंद। मैं दिल्ली एयरपोर्ट की बात की आपको, मैं सीएम ऑफिस की बात की, ऐसे बहुत सारी। मैं यही बिल्डिंग की बात करूं जहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल बैठे हैं, उसकी फायर सेफ्टी सिस्टम बंद है। मैं देख के आया रात में, क्योंकि मैं देख लेता हूँ, मैं कहीं पे भी गुजरता हूँ तो मैं इतने से टाइम में फायर सेफ्टी सिस्टम को बेसिकली ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये वर्किंग में है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो प्रोडक्ट फोकस्ड बनी हुई है। तो कहीं पे ऐसा जहाँ पे बहुत अच्छा फायर सेफ्टी है इंडस्ट्रीज में और कॉर्पोरेट्स, बड़ी कंपनीज है जिनके पास इन हाउस फायर प्रोटेक्शन टीम है, सेफ्टी टीम है, उनको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम क्या है। वो लोग मेजरली ये चीज में बिलीव करते हैं कि उनका फायर प्रोटेक्शन सिस्टम रनिंग कंडीशन में हो। ठीक है, तो इसमें उनको पता है या उनका कंपल्शन है, दो चीजें। नहीं, कंपल्शन नहीं, इंडस्ट्री तो बहुत सारी चीजों पे है। कंपल्शन का अगर हम लोग देखने जाए तो कंपल्शन तो थिएटर्स में भी है, मॉल्स में भी है, हर एक कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी है, और इंडस्ट्रीज में भी है। लेकिन इंडस्ट्रीज भी खाली वो ही एक्चुअल फॉलो कर रही है जिसके पास खुद के फायर और सेफ्टी प्रोफेशनल्स है। आप समझ रहे हो? कहीं ना कहीं हम लोग मैं पिछले जो पिछला टॉपिक छूटा उसके ऊपर आऊं कि इंडियन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री अब तक इतनी ज्यादा डेवलप क्यों नहीं हुई। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि जितने भी प्रोफेशनल लोग थे ये फील्ड के, वो कहीं ना कहीं कोई अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए। और हमारी मेंटालिटी पहले से यही थी कि हमको जॉब करना था, तो स्टार्टिंग स्टेज पे ही सबको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई, सब वहां जाके बैठ गए। इसीलिए फायर की प्रोफेशनल फील्ड में जो एंटरप्रेन्योर वाली जो फील्ड है, बिजनेस डेवलपमेंट वाली फील्ड है, उसमें कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं आया जो डीप डाइव कर सके ये फील्ड में। फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में फिलहाल जितने भी लोग हैं टॉप पोजीशंस पे, यानी टॉप बिजनेस में, दे आर प्रोफेशनल बिजनेसमैन, दे आर नॉट प्रोफेशनल फायर फाइटर।
जिन्होंने खुद फायर फाइटिंग नहीं की है, उनको नहीं पता चलेगा कि इसमें कितना डीप डाइव कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ओवरऑल फायर सेफ्टी इंडस्ट्री जो है ना, वो इतनी डेवलप नहीं हुई जितनी बाकी सारी डिपार्टमेंट, बाकी सारी सेक्टर्स जितने डेवलप हुए हैं। ठीक है, मेरे को भी एक सवाल है मन में आ रहा है कब से एकदम ही, कि फायर सेफ्टी का अपन जब बात कर रहे हैं तो अपन बोले कि हम खुद फायर फाइटर्स हैं, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है कि आग लगी और हम ऐसे शाहरुख खान की तरह गए हो? गए, बहुत गए। तो कुछ ऐसा कुछ बताने लायक? बहुत ऐसा हीरो वाला इंसिडेंट्स तो नहीं, लेकिन मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत बार याद आ जाता है। यानी सैड इंसिडेंट है कि हम लोग एक सचिन जीआईडीसी में एक फायर एक रेस्क्यू कॉल था, एक छोटी सी बच्ची वाटर टैंक में गिर गई थी। उनको खुद फैमिली को ही बहुत टाइम बाद पता चला, तो हमें वो बॉडी रिकवरी कॉल ही था हमारे लिए कि वहां से टैंक में से बॉडी बाहर निकालनी है, उनको बचाने के कोई चांसेस थे नहीं। लेकिन जैसे ही हमने बॉडी बाहर निकाली और जो लड़की के माँ बाप थे, वो जो पैर पकड़ यानी वहीं के वहीं गिर के जो वो रोने लग गए थे ना, वो एक ऐसा मोमेंट है जो मुझे बहुत बार याद आ जाता है। और मैं सोचता हूँ कि यही एक चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है लाइफ, उससे अलावा कुछ मैटर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कैसे हर एक लाइफ को बचाया जा सके। क्योंकि समझिए आग में तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला इंसिडेंट हुआ या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं 2 4 6 महीने के गैप के बाद लोग भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें समझना होगा, हमें फिर से उसके बारे में सोचना होगा कि हम लाइफ की वैल्यू को इतना तो नहीं पीछे लेके जा सकते कि हम लोग एटलीस्ट भूल जाए। इतने बच्चों ने जान दी, फिर भी आप नहीं सीखे तो उसका मतलब क्या है? तो ये सारी चीजें जो चलती रहती है जिंदगी में। और बीइंग अ फायर फाइटिंग के भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस किए कुछ जहाँ पे तो बनाना चाहेगा जिसमें लगाओ कहीं आज कुछ इंटरेस्टिंग तुझे ऐसे कॉम्प्लेक्स एट अ टाइम व्हेन जब मैं फायर सर्विसेज में था, तब मैंने कुछ 39 फायर कॉल अटेंड किए थे, मोर देन 50 रेस्क्यू कॉल अटेंड किए थे। तो वो हर एक फायर की अपनी स्टोरी रहती है, आप समझ रहे हो? हर एक फायर की अपनी स्टोरी रहती है कि ऑक्यूपायर की भी स्टोरी रहती है और बीइंग अ फायर फाइटर की भी स्टोरी रहती है। हर एक फायर की डिफरेंट स्टोरी रहती है कि कैसे आग लगी, कैसे आग फैली और कैसे ऑक्यूपायर बच के बाहर निकला। और एक होती है फायर फाइटर की स्टोरी कि कैसे वो जब पहुंचा तब क्या सिचुएशन थी और उसने वो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया। तो ये सारी चीजें में तो हम लोग डेवलप हुए, लेकिन फायर सर्विसेज छोड़ने के बाद भी बीइंग अ वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर फायर फाइटर भी हमने बहुत सारी फायर अटेंड की। और उसमें जैसे ही कॉल मिला घर से तुरंत निकले, या एक आध कॉल में तो मैं वापी था, वापी से मैं इमीडिएट सचिन आया और इमरजेंसी अटेंड की। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन फीलिंग मजेदार रहती है। मैं 2 चीजों में कभी नहीं थकता, एक गरबा और एक फायर फाइटर। आप कितना भी आप 24 घंटे आप कोई कंटिन्यू चालू रहेगा, आई एम ओके। हमने आती जब गरबा की तो हम गुजरात में सबसे ज्यादा तो मेरे को लगता है जहां भी मैं गया सबसे ज्यादा खुश लोग गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत टेंशन फ्री और बहुत अच्छी बात है, वो डायरेक्ट मेरे से रेसिप्रोकल होती बिजनेस में। हम आपसे पूछ रहे हैं आपको सबसे ज्यादा मजा क्या काम करना आता है, अपन 2 चीज बता रहे हैं, एक गरबा एक ये। तो आपकी लाइफ में सिंपल है ना, एक गुजरात में रहने का, एक गुजराती की लाइफ या एक गुजरात की लाइफ में बोलूं जनरलाइज बहुत सिंपल है। तो खावानू पीवानू में मजा करो। तो गुजराती आदमी इतना सक्सेसफुल इसलिए होता है, ये मेरे को समझ में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा खाने का शौक रखता है, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग बहुत सही रहता है। और दूसरा उसके आसपास के लोग बाबू जावा तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एक एड ऑन होना चाहिए। तो इसके ऊपर मेरे को ये क्वेश्चन आपको पूछना है, आपसे समझना है कि ये सब तो बात हुई धंधे की, आदमी की, दोस्ती की, अपन ने बात की कि किस तरीके से अपन लाइफ बचा रहे हैं, बट खुद को खुश रखने के लिए, खुद को अलाइव रखने के लिए। आज मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ तो मेरे को अंदर एनर्जी चाहिए। अगर आप मुझसे इतनी बात फॉर्चून की बात कर रहे हो तो खुद के लिए भी कुछ चाहिए। तो खुद का वो ऑयल या खुद की वो दवा क्या है फॉर यू?
प्यार कि मेरे हिसाब से जो फैमिली से मिलता है, जो दोस्तों से मिलता है, वो प्यार आपके साथ होगा तभी आप खुश रह पाओगे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक तो प्यार की परिभाषा को भूल गए हमारे सब लिए। हाँ, दुनिया सब भूल गई है। दुनिया सब भूल गई। हाँ, दुनिया दुनिया प्यार भूल गई है, प्यार तो चाहिए। वो सीधी सी बात है, उसमें कुछ डाउट है ही नहीं, क्योंकि पिछले 70 सालों में हमें क्या ही पढ़ाया गया, क्या ही सिखाया गया। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, सही बात क्या ही पढ़ाया गया, क्या ही सिखाया गया, हम क्या थे और क्या है। करेक्ट। तो हमें क्लियरली हम लोग क्या है पता है कि हम लोग जो फैक्ट है ना वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पहली चीज, फैक्ट्स लिखे, हम लोग मानते हैं कि फैक्ट्स लिखे, भगवत गीता में फैक्ट्स लिखे, उपनिषद में, वेदास में फैक्ट्स लिखे हुए, लेकिन वो फैक्ट मान के उसको एक्सेप्ट करना ना भाई। तुम्हें पता है कि वो फैक्ट है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि पिछले 70 सालों में तो तुम्हें यही सिखाया गया कि वो स्टोरी थी, जबकि वो स्टोरी नहीं थी, वो फैक्ट्स थे। अब जो फैक्ट है वो स्टोरी है। लोग समझ नहीं पा रहे फैक्ट मतलब जो है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग तो ठीक है, बट हम खुद को चलाने के लिए हमको आज में सुबह 6 बजे उठ के अगर हम आ रहे हैं, अगर आप और आकाश भैया पूरी टीम जो इधर बैठी है उठ के आ रही है, तो उनका कुछ लक्ष्य है, कुछ गोल है। गोल अपनी जगह, लेकिन एक गोल को ड्राइव करने के लिए, जैसे हमको पूरे दिन जगने के लिए खाना चाहिए, बड़ा होने के लिए हमको खाना चाहिए, अच्छा दिखने के लिए हमको क्रीम चाहिए, तो खुद का दिमाग शांत करने के लिए अगर हम फॉर्च्यून 500 की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 500 करोड़ 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, किस बातें कर रहे हैं, तो खुद को बहुत सारा खुराक लगता है अलग अलग तरीके से। जैसे आपने बोला प्यार, एक नॉलेज लगता है, बुक रीडिंग लगती है, क्या क्या। तो आपके लाइफ में ऐसी क्या चीजें जो आप अपने आप को दे रहे हो, जिससे आप नर्चर हो रहे हो आगे के लिए? फॉर्च्यून 500 का सीईओ तैयार कैसे हो रहा है? काम किए जाए, कर्म किए जाए। मैं मान रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने बोला कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि who we are, who I am, मैंने मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं बस उसी के पीछे लगा हुआ। मुझे पता है कि काम किए जाए, फल की चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा। और बिना बिना कोई इंटरेस्ट के, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्च्यून 500 कंपनी बना के सबसे पैसे वाला बनना है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैंने जब कंपनी स्टार्ट की तब मेरा गोल ये नहीं था कि मैं कितनी बड़ी कंपनी बाय अमाउंट बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कितनी बड़ी कंपनी कितने लोगों से, समझ रहे? तो टारगेट ये है हमारा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन ऑफ धर्म पे आए, डेफिनेशन ऑफ धर्म अमिताभ बच्चन ने जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आप धर्म को साथ में रखो तो आपका काम अच्छा होगा, उसका कोई डाउट नहीं है। तो बस वही काम करे जा रहे हैं और धर्म को साथ में लेके चल रहे हैं कि सच्चा काम है, उसमें कुछ गलत चीज नहीं है, कोई गलत इंटरेस्ट नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई गलत इंटरेस्ट नहीं है, कोई और गलत चीजें नहीं है, बस काम किए जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे, बस काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट और हंसते रहना। बाकी मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज है। मेडिटेशन पे कुछ ज्यादा बताओ मेरे को। मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता ठीक हूँ। है। मेरे लिए मेरा मेडिटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टेक अ डीप ब्रीथ, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। मैं कहीं पे भी ऐसा टाइम मिलता है या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सोचना है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं एक लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, यानी नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथिंग होती है 8 या 9 पर मिनट। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये लोगों के लिए मेडिटेशन हो या नहीं हो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी बात है। लेकिन जब मैं वो लेवल पे होता हूँ तब मैं 1 मिनट की 3 या 4 सांसें लेता हूँ जो मुझे एक सुकून देती है, मेरे माइंड को रिलैक्स करती है, और वो स्टेज में मैं सोच पाता हूँ डीप में। वो मेरे लिए ट्रू मेडिटेशन है। और ऐसे मैं बहुत टाइम करता हूँ, बहुत बार करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट भी है कि मैं अहमदाबाद से सूरत ट्रैवल कर रहा हूँ और बिना कोई गाना चले, बिना कुछ हो गए, तब मैं 1 घंटे ऐसी ब्रीथिंग ही कर रहा हूँ, लंबी ब्रीथिंग कर रहा हूँ, जो मैं क्लियर थॉट्स आ रहे हैं, मैं सोच पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी मेडिटेशन है। अभी आप क्या मेडिटेशन कर रहे हो, आप उसको कैसे क्या फॉर्म में कर रहे हो, वो आपका तरीका है। अपने अपने नाम वाली बात ये तो हुई, सब में राम, नहीं सही बात है, लेकिन मतलब जो मेडिटेशन का मतलब ही है जो आपने बोला, कुल मिला के मेडिटेशन का मतलब ये है कि शांत हो जाओ,
चुप हो जाओ और कोशिश करो कि सांस पे फोकस करो, कोशिश करो कोई भी चीज पे फोकस करो। एक थॉट पे फोकस करो, बस। इनडायरेक्टली एक थॉट पे आप पूरी चीजें लगा दो। माइंड को इतना बताना है मेडिटेशन करना है, वही मेडिटेशन। हाँ, और उसके अलावा मेडिटेशन है मैं भी कर लिया अभी, कर लिया। मैं भी सांसें गिन रहा था। नहीं ये नॉर्मल सांस है समझो, ये हम लोग नॉर्मल सांसें लेंगे, लेकिन कभी ट्राई करना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मजा आएगा। मैं बताता आप दिन की हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हाँ, कि जिस आदमी को भी बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, उत्तेजना का मतलब कि बहुत ज्यादा भागा दौड़ी रहता है, वो आदमी है। मतलब मेरे को पॉडकास्ट भी कर लेना है, मेरे को रील भी शूट कर लेना है, मेरे को लाइफस्टाइल रील भी शूट कर लेना है, मेरे को कॉमेडियन रील भी शूट कर लेना है, मेरे को ऑफिस आके काम भी कर लेना है, मेरे को सब कर लेना है। तो वो आदमी सबसे ज्यादा खराब, जब तक अगर वो शांत नहीं है, उसका दिमाग शांत नहीं है, अगर उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या करना है, लेकिन वो सब करना है, तो सबसे अच्छी चीज मेडिटेशन है। और जब से मैं मेडिटेशन लाइफ में लगा, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं कर पाता, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ा, उससे अनलिमिटेड फायदे हो रहे हैं। और उससे ये समझ में आ रहा है कि अपनी बॉडी में क्या चीजें हैं। जैसे सबसे अच्छी चीज आप सबको ट्राई करना तो करना, मैं ऐसे आज पॉडकास्ट में आपको सलाह देता हूँ कि जब मेडिटेशन करो ना, तो बॉडी की मूवमेंट भी खाली महसूस करना आप। जैसे अभी आप बैठे हो तो घुटने में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऐसा महसूस करो। तो ये उससे और मालूम पड़ेगा कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, तो उससे ज्यादा अच्छी थिंकिंग आती है। हम लोग एक जगह एनर्जी लेके जाते हैं। मैं किसको भी बोलता हूँ कि ध्रुव भाई कौन है, मैं इससे भी मिलवाता हूँ, मैं कोई भी मतलब बहुत साफ है, बहुत मन का साफ आदमी है, बहुत सिर्फ ध्रुव भाई नहीं, हम लोग ध्रुव भाई आकाश भाई। हाँ, क्योंकि वो हमने सेम एनर्जी उनसे भी देखी है। मतलब आज हम लोग कहीं भी मिले ना, तो कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला है, मतलब वो भाई वाला फील दिया है वेरी फर्स्ट मीटिंग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके साथ जो आपके बड़े भाई हैं आकाश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका ग्रोथ हो रहा है मेरे साथ। मैं ये अब सवाल करना चाहता हूँ कि बड़े भाई का होना, ये इधर पॉडकास्ट को एंड करेंगे आज का, लाइफ में बड़े भाई का होना कितना इंपॉर्टेंट। बहुत समझिए कि आप कहीं पे भी अटक रहे हो, आप उससे बातचीत कर सकते हो, कुछ भी बात हो, कैसी भी बात हो, आप उससे कर सकते हो। आप समझ रहे हो भाई, ऐसी चीज है। हम लोग इनडायरेक्ट एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग एक ही पेड़ से निकली हुई दो टहनियां हैं, जिसमें कुछ फर्क नहीं है। जो वो जो स्ट्रक्चर से बना हुआ है, वो मैं भी वही हूँ, यानी दो भाई है हम लोग। डीएनए सेम है, डीएनए सेम है, सेम डीएनए, सेम डीएनए। तो वही कि आप उससे जो कर सकते हो बातें, या जो भी आप समझना चाहते हो, वो टोटल कांच कांच, आप जैसे बोल सकते हो ना, कांच। कि आज आज ये पुरान हो गया। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी, तो वैसा कहीं है तो भाई है, और उससे सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं। नहीं, मैं और भाई का मतलब मेरे लिए तो समझिए सब कुछ है वो। जाकिर भाई जैसे आप भी फॉलो करते, मैं भी करता हूँ, तो बोलते हैं ना कि भाई मरे बल घटे। अनडाउटेडली। तो सुना है मैंने। जब बड़ा भाई होता है तो वो बल रहता है भाई, मुझे पता है कि मैं इसीलिए तो इतना ज्यादा दौड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई है पहले से। मैं कभी हाँ, थैंक यू, मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे पता है। थैंक यू आकाश भैया, आप सुबह आए, बहुत मजा आया। और आप देख रहे हो फ्रेम कितना बड़ा लग रहा है। हाँ, भाई, सबसे भारी अगर इसको बीच में से हटा दूं, सबसे ऐसे में तो दबा देंगे हम। सबसे भारी शॉट, सबसे भारी फ्रेम, भारी सलाह। तो आकाश भैया हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। हम लोग एक बढ़िया सा शूट काम करेंगे भैया जब करेंगे। भैया मेरे को ये बताओ कि आप अपने छोटे भाई को कैसे देखते हो, और आपको क्या फील होता है बड़े भाई होने का? प्राउड। मतलब It's 24/7 I couldn't be more proud. क्यों ऐसा? बस वो यार, वो एक ही खून है। क्या हो गया? पता नहीं वो नहीं, वो एक्सप्लेन सही में वो नहीं होता है, एक्सप्लेन चीजें। डायरेक्ट बात है, वो अंदर ही रहती है। समझो, हम दोनों अलग नहीं है, एक आज भी हम दोनों एक साथ ही सोते हैं। सोते ही होते हम दोनों के बीच में वो दीवारें नहीं है, दीवारें। वो अलग रूम में है, मैं अलग रूम में हूँ, हम दोनों एक साथ ही है। या ऐसी अब तक मुझे कोई बात याद भी नहीं होगी कि मैं जो ऐसी सोची भी होगी कि ये भाई से नहीं कर सकता मैं, या ये कर सकता। मैं कुछ भी इसको बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी इसको बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ, ये मुझे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जो मैं बता
कि अपन तीनों को जब देखते हैं लोग, आप दोनों को देखते हैं, मैं अगर आप दोनों की बात करूं तो मैं जिसको भी इंट्रोड्यूस किया तो यही क्या नहीं, सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत स्ट्रेट आदमी और बहुत साफ आदमी। कोई भी मेरे को पूछता है ना यार कौन है, मतलब अपन अगर तीनों का बैठे तो कोई पूछ लेते कहां से है, ये भाई है कौन है? रिश्ता है आज क्या है इधर। तो जब लेकिन आदमी जब आपसे मिलता है, आपसे जब बात करता है तो बहुत ही उसको मजा आता है। मैं तो जिसको भी आपसे मिलवा है ना वो आपके पास सब है ही, मतलब वो टिकी है। तो ये नेचर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट आकाश जी को खाली एक सवाल है कि अपने भाई को और ऐसा आप क्या समझ रहे हो भाई को, और आप अपने आप को क्या देख रहे हो कि कैसे कैसे सपोर्ट आप दे रहे हो, मतलब बिना बताए ऐसी क्या चीजें हो जा रही है बड़े भाई की जो छोटे भाई को बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो धंधे की और पर्सनल लाइफ में भी, कुछ भी। पर्सनल लाइफ में तो उसने मुझे बहुत, अभी मैं कहीं और सिचुएशन में था, उसने ही मुझे बाहर निकाला है। तो वो तो क्या है, रो गए ना वो नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती है वो सही बात है। वो मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता। तो एक बड़े भाई के लिए भी छोटा भाई एक ताकत होता है। बहुत बहुत मेरे लिए तो यही सब कुछ है। के पास तो बस मैं एक बात पप्पियां खा लो। हाँ पप्पी कर दो वो तो करते रहते हैं। रात में सामने से बोलते रहे। हाँ भैया, हाँ मतलब यार वो चीज हमारी जिंदगी से निकल रही है ना अभी धीरे धीरे। सही बात है। टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी आ रही है, फोन में रील्स देखते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। लाइफ का जो पर्पस है, मेन पर्पस वही भूल रहे हैं। तो आपका क्या पर्पस है, आप क्या बताना चाहते हो, लास्ट में क्लोजिंग कोट दे दो कुछ अच्छा पब्लिक को कि कैसे लाइफ जीना चाहिए। जियो और जीने दो। ये बहुत सिंपल वर्ड है। कुल मिला के फ्रेंडशिप यही है हाँ, कि हम बीच पॉडकास्ट में आज भी आ रहे हैं और उनसे बात कर पा रहे हैं, सब इतने अच्छे कंफर्ट। आज मेरे साथ अगर उसमें कितना मिला 20 बार 25 बार, लेकिन मैं उनको कुछ ही बोल सकता हूँ। अब पहले तो बड़ा लगता था अब देखो फ्रेंडशिप ये भी है, उन्होंने घड़ी ठीक कराने दी। पहले मुझे भी डर लगता था। एक्चुअली पहले की बात करें तो हम दोनों भाई बचपन में बहुत लड़े, यानी खून निकाला है सर। मोस्टली हफ्ते में 3 बार 4 बार तो लड़ना ही लड़ना है। खूनी लड़ाई होती थी। खूनी लड़ाई है, खून निकालते तब तक लड़ते थे। लेकिन उसके बाद जो प्यार बढ़ा भाई, वो उसका मजा है भाई। वो नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो शब्द को। उसके लिए उसी के ऊपर हमारी पिछली रात डिस्कशन हुई कि ब्रो हमें कुछ पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे दिमाग में बहुत कुछ है जो बोलने लायक है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी डिक्शनरी, ऐसे वर्ड्स नहीं है। हमने कल ही डिसाइड किया कि हम लोग कुछ किताबें पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्लेन बताओ बुक जो पढ़नी चाहिए आज के। और मैं बता दूं जो भी हमारे ऑडियंस है, हम जितने भी लोग इधर बैठे हैं, भैया का तो नहीं पता, लेकिन हम सब 26 27 के भले साइज में बड़े दिख रहे हैं। तो जो भी 25 26 27 30 तक के लोग हमको देख रहे हैं, ये बुक कौन सी बुक उनको अभी इस जरिए पढ़नी चाहिए अगर तुम्हारे साथ है? हमने कल जो बुक डिस्कस की तो देसाई दीपक एडवोकेट है, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर बैरिस्टर है। तो उसने 2 किताबें लिखी है ऑन इंडियन हिस्ट्री। मतलब हमारा ब्रेन वॉश कैसे 70th सेंचुरी से हमारा ब्रेन वॉश कैसे किया गया, हमको कैसे कैसे वो पूरी वो उसकी मतलब 4 किताबें आ रही है, अभी 2 रिलीज हुई है। तो वो 2 किताबें और एक योगी, आई थिंक मैं वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये 3 बुकें अभी तो हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच आकाश भाई, थैंक यू सो मच सूरज, एंड थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।